जी जी, पहला सवाल था नया कानून के मुसन्निफ का नाम सादत हसन मंटू। बिल्कुल सही है बेटा। ये बताइए कि नया कानून जो है अफसाना, इसकी सिन्फ यानी कैटेगरी क्या है? सिन्फ सर मेरे कैटेगरी। ख्याल से तो तंजिया है, मतलब आप ये पूछे ना किस हिसाब से, मतलब कि सर मजा आपकी ही आएगा। आवाज। सिन्फ कैटेगरी से मुराद ये होता है कि क्या ये ड्रामा है, क्या ये अफसाना है, क्या ये तंजो मिज़ाह है, क्या ये नहीं, मजमून ये अफसाना है। अफसाना है। जी। बिल्कुल सही है बेटा, जवाब बिल्कुल सही है, ये एक अफसाना है। ठीक है साथ बेटा, आपका आंसर भी सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नया कानून अफसाना जो है ये किस किताब से माखूज है? सर ये सर ये मंटू के मंटू के बेहतरीन अफसाने से। अफसाने से। जी जी बेटा, आप दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मंटू के बेहतरीन अफसाने से ये अफसाना माखूज है। बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा ये बताइए कि नया कानून जो सबक है, इस सबक का मरकजी किरदार कौन है? सर मंगू। मंगू। मंगू कोचवान, करेक्ट आंसर। कोचवान से क्या मुराद है इस चैप्टर में? सर टांगा चलाने टांगा वाला। चलाने वाला। जी, तांगा चलाने वाला, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है बेटा। ये बताइएगा कि मंगू जो है उसको लोग किस तरह का इंसान समझते थे? मीन्स के सर क्या अकल। उस हाँ, क्या उसको बेवकूफ समझा जाता था, क्या उसको अकलमंद समझा सर जाता था? अकलमंद अकलमंद। अक्लमंद समझते थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा आपका। अच्छा, आप लोगों में से कोई ये बताएगा कि उसको अक्लमंद समझने की वजह क्या थी आखिरकार, क्यों उसको अक्लमंद समझते थे? सर क्योंकि वो अपनी सवारियों की गुफ्तगू सुन के अपने मतलब के कुलीग्स में बताता था कि जो है प्रेजेंट में सिनेरियो वगैरह हो रहे हैं, मतलब कि सवारियों की गुफ्तगू सुनकर वो अपने दोस्तों को मतलब कि बताता था, सही, तो और इस उसकी वजह बताए भी से उसे ज्यादा मालूमात होती थी। बिल्कुल, कभी कभी दुरुस्त भी हो जाती थी। सही है, गुड। मंगू जो था अंग्रेजों को किस तरह लेता था? क्या अंग्रेज उसको अच्छे लगते थे या उसे अंग्रेजों से नफरत थी? सर उनको बेहद नफरत थी। नफरत करता था। इस नफरत की क्या वजह थी? सर क्योंकि अंग्रेज जो है इन पर जुल्म और सितम ढाते थे, और जो है मतलब कि इनको लाइक बहुत बुरा ट्रीट करते थे, तो इस वजह से जो है मतलब कि इनके अंदर नफरत होती गई तो इस वजह से। ठीक है बेटा, आपका आंसर। ये बताइए कि जब मंगू की सवारियां किसी नए जदीद आइन के बारे में गुफ्तगू कर रही थी, तो उन सवारियों की गुफ्तगू सुनने के बाद मंगू ने अपने जहन में उस नए आइन से मुतालिक क्या बात जो थी वो जहन में बिठा ली थी? वो क्या समझ रहा था इस नए कानून को? सर वो कि हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, फिर अंग्रेजों से निजात मिल और वो जाएगी इस उनके नए जुल्मों से। सही, जी बेटा दुरुस्त है आपका आंसर। वो ये अखज़ कर रहा था कि शायद इस नए कानून के आने के बाद हमें आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, ये बताइए कि जब उसके तांगे में बैरिस्टर्स यानी वकील हजरात सवार हुए और उन्होंने उस कानून के मनफी पहलुओं के मुतालिक गुफ्तगू करना शुरू की, तो उस पर मंगू का क्या रिएक्शन था?
सर सवाल रिपीट करेंगे? जी बेटा, सवाल मेरा ये है कि जब मंगू की सवारी में दो बैरिस्टर सवार हुए, वकील, और वो उस कानून के मुतालिक मनफी गुफ्तगू करने लगे, तो इस पर मंगू का रिएक्शन क्या था? सर तो उनकी गुफ्तगू में कुछ अंग्रेजी अल्फाज थे, तो उनकी वो बात कुछ ज्यादा समझ नहीं सका। तो इस वजह से उसे लग रहा था कि जो बैरिस्टर्स हैं वो मतलब के नए कानून के मुखालिफ हैं उनके नए कानून के। तो उसने क्या कहा? कुछ ऐसा लफ्ज एक इस्तेमाल करता था, वो बतौर गाली दिया करता था, वो लफ्ज क्या सर है? वो बच्चा ढूंढी बच्चा ऐसा कुछ था, हाँ, पढ़ा था मैंने। टूडी बच्चे। टूडी टूडी बच्चा, बच्चे। सॉरी टूडी बच्चा। टूडी बच्चे, ये लफ्ज इस्तेमाल करता था, और वो समझता था कि ये गाली मैंने बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल की है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ये बताइए कि ये जो नया कानून नाफिज होना था, इसकी तारीख क्या थी? किस महीने सर की, फर्स्ट कौन सी अप्रैल तारीख? फर्स्ट पहली अप्रैल अप्रैल। बिल्कुल सही है बेटा आपका जवाब, 1 अप्रैल। और सन कौन सा बताया जाता है? सर सन सन था। सर कौन सा सन? मेरे ख्याल से जब नया इन्होंने सन का तो जिक्र इसमें नहीं किया, लेकिन वो पीएचडी में जरूर आपको मिल जाएगा। 1935, 1935 में ये नया कानून नाफिज भी हुआ है हिंदुस्तान में, लेकिन इस नए कानून से मुराद कुछ और था। ठीक है, 1935 है वो तारीख। ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मॉडल पेपर में भी मौजूद है कि नया कानून जिस सन में नाफिज किया गया वो सन क्या है। तो 1935 है, ये अपने पास किताब के ऊपर ही कहीं लिख लें, जहाँ 1 अप्रैल लिखा है वही। 1 अप्रैल जब आई तो मंगू ने क्या किया? सर सर तो उन्होंने लड़ाई हो गई आगे अंग्रेज से, तो वो नया कानून चिल्लाने लगा और वो हवालात में चला गया। पहली मतलब कि अप्रैल सर उसने को वो लगा पूछ कि जो है 1 अप्रैल को कानून नाफिज हो चुका है, मतलब कि अंग्रेजों का राज खत्म हो चुका है और जो है हम लोग गुलामी से आजाद हो गए, तो उसे ऐसा लग रहा था। सही है। और वो जो है 1 अप्रैल को समझा कि आज़ादी हो गई है, और वो उसका नज़ारा करने के लिए निकल पड़ा। जी सर। ठीक है। ठीक है, बाकी तो फिर वो आपने बता ही दिया। सर अगर ये जी, आपकी आवाज़ ज़रा ब्रेक हो गई है दोबारा। क्या आवाज़ बेटा आपका समझ में नहीं आया, दोबारा से रिपीट सर कीजिएगा। कहना है कानून क्या है, तो क्या लिखेंगे? दोबारा से बेटा सर करें, क्योंकि आवाज आवाज़ जो है ना वो ब्रेक हो रही। टाइप करके ज़रा भेज दें क्वेश्चन अपना। जी बेटा। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन भी सुनते जाएं साथ में। जब 1 अप्रैल को मंगू उस अंग्रेज को पीट रहा था बुरे तरीके से, तो साथ में क्या जुमले अदा करता जा रहा था? सर वो सर कह वही रहा था 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूक, वही अपर ऐसा ही कुछ था। 1 अप्रैल को वही अकड़ फूक, 1 अप्रैल को वही अकड़ फूक। जी, 1 अप्रैल को भी वही अकड़फू, और 1 अप्रैल को भी वही अकड़फू, यही जुमला रिपीट करता है। ठीक है। तो ये बेहतरीन, आप लोगों ने जो है वो इसकी तकरीबन पूरा चैप्टर ही कवर कर लिया इसके अंदर, बाकी इसमें कुछ नहीं बचा।
चले जी, ठीक है, ये हो गए एमसीक्यूज। अब अच्छा, जो मैंने असाइनमेंट दिया था बेटा, असाइनमेंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है आपने। असाइनमेंट मैंने आपको काफ़ी लंबा चौड़ा दिया था। उसमें पहला तो काम ये करना था, आपने पूरा चैप्टर रीड करना था अच्छे तरीके से, और उससे एमसीक्यूज तैयार करने थे, उसने कर लिए। बहुत मतलब ये कि अच्छा किया आप लोगों ने। दूसरी चीज़ जो थी वो मैंने खुलासा लिखने के लिए कहा था आपको कि खुलासा याद करके आपने अपने अल्फाज में लिखना है। पता नहीं आप लोगों ने लिखा नहीं लिखा, शायद किसी एक आध ने मुझसे शेयर किया, बाकी बच्चों ने शेयर नहीं। जी बेटा, आपने कुछ कहा तो मुझे आवाज़ शायद नहीं है। मैसेज में टाइप कर दें क्योंकि शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आवाज़ का। सर अब आ रही है आवाज? जी जी, अब आ रही है बेटा, बोलें। सर मैं बोल रही हूँ सर, खुलासा मैंने याद कर लिया, सबको लिखा नहीं है, तो मैं क्लास के बाद आपको लिख के भेज दूंगी, पे डाल दूंगी। आप बाद में, कोई मसला नहीं है, आप बाद में लिख के असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। और प्लस आप जो एमसीक्यूज निकालेंगे ना, वो भी ज़रा लिख लीजिएगा। एमसीक्यूज खाली पढ़ने ही नहीं है, निकाल के आप लिखें। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एक एक कोई कॉपी बना लें, रजिस्टर बना लें, उसमें आप हर चैप्टर का एक जो है वो रेफरेंस दें, और हर चैप्टर के एमसीक्यूज खुद से बनाएं। फिर ये होगा कि आगे जाके ना, जब मैं आपको जब अपने एमसीक्यूज बना के दूंगा, तो उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हुए होंगे, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। हर चैप्टर के बना के रखें, वो जो आप खुद से बनाएंगे ना, वो आपके जहन में देर तक रहेंगे, आपको रटा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस तीसरी चीज मैंने आपको दी थी, जो आपके अशार हैं, जो गज़लें हैं, उसमें से मतला मक्ता काफिया रदीफ निकालने के लिए दिए थे, शायद ये भी दिया था आपको। वो भी शायद आप लोगों ने पता नहीं किया नहीं किया। वो तो बहुत आसान था, तो उसमें आपको तमाम गज़लों के जो रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं, उसकी मतला मक्ता काफिया रदीफ, मतले में एक ही शेर होगा, मक्ते में भी एक ही शेर होगा, और रदीफ जो है वो तो पूरी गज़ल में आपकी एक ही। आवाज फिर से कट रही है। आवाज़ कट रही है मेरी, मैं अभी दोबारा से रिपीट करता हूँ। सर सर मुझे एक जी चीज पूछनी थी सर। जी बेटा, बोले बोले। सर ये मतला के बारे में मुझे ना बस इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि इसमें क्या बताना है। मतला में बस आपने शेर लिखना है कि जी इस गज़ल का मतला ये है। मतला में बस जो शेर है पहला, बस वो लिख देना है आपने। चाहें तो उसमें आइडेंटिफाई कर देंगे, इसमें काफिया ये है, रदीफ ये है, क्योंकि मतला के दोनों मिसरों में काफिया भी होता है, रदीफ भी होता है। वरना बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये गज़ल है मीर तकी मीर साहब की, इसका मतला ये है। और अगर मक्ता मौजूद है, मक्ता ज़रूरी नहीं है कि हर गज़ल में हो। मक्ते की डेफिनेशन में ये बात है कि मक्ते में शायर जो है अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करता है, तो जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल किया हुआ है वो आप मक्ते वाला शेर लिख देंगे, और उसमें आइडेंटिफाई कर देंगे कि देखिए शायर ने अपना ये तखल्लुस इस्तेमाल किया। बाकी जिस गज़ल में मक्ता नहीं है उसमें आप रहने दें। बस ये करना है आपको। अब बात क्लियर हो गई? सर जी सर ये एक पैरा समझ में नहीं आ रहा था उस नए कानून के चैप्टर में। जी बेटा, बताएं मुझे, मैं समझा देता हूँ आपको। सर पेज नंबर 7 लास्ट पैरा। जी, लास्ट पैराग्राफ। जब कोरे ने जो बिजली के खंभे की आड़ ओट में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़कर तांगे के पायदान की तरफ कदम, ये वाला। यही वाला पैरा कह रही है ना बेटा आप? देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है
कि एक जब वो वहाँ पे छावनी गया और वहाँ पे उसने सवारी को उतारा और अब वो इंतज़ार करने लगा अपने तांगे में बैठ के, तो उसको जो है किसी एक अंग्रेज़ ने आवाज़ दी, ठीक है। और जब अंग्रेज़ ने आवाज़ दी और उसने जब दूर से देखा कि ये अंग्रेज़ है, तो अब चूंकि उसके जहन में ये था कि अब अंग्रेज़ों से झुकना नहीं है उनके आगे, अब अंग्रेज़ों से ज़रा डट के बात करनी है, ये उसका एक माइंडसेट बना हुआ था। तो जब पहले तो दूर दूर से उनकी बात हुई, पिछले पैराग्राफ में जो मतलब आ रहा है ना कि वो दूर दूर से उनकी बात हो रही थी। अब जब वो उसके करीब आया और जब वो उसके तांगे के करीब आया और उसने देखा गौर से, तो जब दोनों एक दूसरे को पहचान लिया, दोनों ने, मंगू ने भी और उस अंग्रेज ने भी। मंगू ने जब उसको गौर से देखा तो मंगू को भी पता चल गया कि ये वही अंग्रेज है पिछले साल जिससे लड़ाई हुई थी। उस अंग्रेज ने भी पहचान लिया कि ये वही शख्स है जिससे पिछले साल लड़ाई हुई थी। तो उस बात को अब यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं कि जब गोरे ने जो बिजली के खंभे की आड़ में खड़ा हुआ था और सिगरेट पी रहा था, मुड़कर तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया, तो अचानक उस्ताद मंगू और उसकी आंखें चार हुई, निगाहें चार हुई। यानी उन दोनों ने एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के जब देखा, तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और ऐसा मालूम हुआ कि बैक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हुई। यानी उन दोनों ने निगाहों से एक दूसरे को इस तरह देखा कि गोया दोनों ने एक दूसरे को गोलियां मार दी। ये आंखों से देखना मुराद है। और आपस में टकरा कर एक आतिशी बगुला बनकर ऊपर को उड़ गई। यानी निगाहों से देखे, बाज औकात इंसान अपनी आंखों से जब ऐसे शख्स को देखता है जिससे कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो वो आंखों में मतलब एक दूसरे को घूरते हैं। तो इस तरह एक दूसरे को देखते हैं कि नफरत निकल रही होती है निगाहों से। तो उसको उन्होंने इस अल्फाज में रिप्रेजेंट किया कि गोया आंखों में उनकी गोलियां एक दूसरे को दोनों मार रहे हैं। तो ये उस नफरत को असल में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहचान चुके थे दोनों एक दूसरे को कि लास्ट ईयर इन दोनों का जो है वो झगड़ा हुआ है आपस में। तो ये बात जो है यहाँ पे बताई जा रही है। समझ में आया बेटा? जी सर। ओके। अच्छा सर, ये एक सेंटेंस था खलील खा फाख्ता, तो सर इसका क्या मतलब है? ये वो दिन गुजर गए जब खलील खा फाख्ता उड़ाया करते थे। जी, ये एक मुहावरा है, खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। ये खलील जो है ये एक बनाया हुआ करेक्टर है, मतलब एक फर्ज किया हुआ करेक्टर है खलील खां। ये खलील खान जो है वो असल में एक ऐसा करेक्टर है जो बेवकूफ़ी की और हमाकत की बातें किया करता था, ठीक है। एक बेवकूफ़ी की और हमाकत वाली बातें भी करता था और हरकतें भी करता था। और फाख्ता उड़ाना जो है ये भी एक मतलब बेवकूफ़ाना बात समझी जाती थी। जी बेटा, मैं अभी आपकी तरफ भी आ रहा हूँ सुंदर। तो अब वो कहना ये चाह रहा है कि वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। मीन्स ये कि वो दिन गुजर गए जब हम जो है, यानी मुसलमान जो है वो आप लोगों के जुल्म सितम और आप लोगों की हर चीज़ को बर्दाश्त कर लिया करते थे। अब वो ज़माना नहीं रहा। यानी खलील खां जो है वो एक हमाकत करने वाले काम करता था, अब वो वक्त गुजर गया। अब खलील जो है वो सही हो गया है, अब वो हमाकत करने वाली बातें नहीं करता, यानी अब वो फाख्ता नहीं उड़ाता। फाख्ता उड़ाना एक बुरा काम था, एक हमाकत और बेवकूफ़ी थी। तो वो दिन गुजर गए जब मैं बेवकूफ़ी वाले काम किया करता था, अब मैं दुरुस्त हो गया हूँ। तो ये एक ये जुमला जो है ये बतौर मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि अच्छा बेटा, मेरे यहाँ अजान हो रही है, मैं ज़रा 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, अजान हो जाएगी तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है।
बेटा आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, आवाज जी क्लियर। सर। ओके। तो हमारी बात हो रही थी खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो दिन गुजर गए भाई जब हम आपका हर किस्म का जुल्म सितम बर्दाश्त किया करते थे। अब जैसे अगला जुमला इसको प्रूव कर रहा है, अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। अब नया कानून आ गया है, अब हम आज़ाद हो गए, अब हम आपकी गुलामी और आपकी जनाब जो एटीट्यूड था उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब वो हमाकत हम नहीं करेंगे जो हम पहले करते थे। पहले हम हर चीज़ आपकी बर्दाश्त करते थे, अब हम वो गलतियां नहीं करेंगे। तो खलील खान दरअसल एक ऐसा करेक्टर है जो गलतियां किया करता था, अब उसने वो गलतियां करना छोड़ दी हैं। अच्छा, सुंदस का क्वेश्चन है, ब्याज किसे कहते हैं? ब्याज बेटा ये हिंदी जबान का वर्ड है, और सलीस उर्दू में भी, उर्दू और हिंदी मतलब एक ही है। तो इसमें ब्याज जो है ना वो सूद को कहते हैं। सूद जो इंटरेस्ट होता है ना, जो हम लेते हैं इंटरेस्ट, सूद, तो सूद खाने को कहते हैं ब्याज। तो सूद में चूंकि एक प्रॉफिट होता है ना, तो उससे मुतालिक पूछा गया था कि ब्याज के मुतालिक भी क्या कोई नया कानून आएगा या कोई नई उसके मुतालिक आएंगी। ठीक है, ब्याज का मतलब सूद है। और कोई क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर के बारे में? हम आगे नेक्स्ट अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करें। नो सर। सर ये वर्ड्स की एक दो वर्ड्स की मीनिंग पूछेंगे। जी जी पूछे बेटा। जी बेटा जल्दी पूछे वर्ड आप। सर क्या साथ का क्या मतलब है? किसका बेटा? सर क्या साथ का क्या आवाज जो है मतलब है? क्लियर नहीं आ रही मुझे ना, आप साइंस। मैसेज कर दो। मैसेज में टाइप करके आप पूछ लें, आवाज क्लियर नहीं आ रही। सुंदस का क्वेश्चन है, मारवाड़ी कौन होते हैं? मारवाड़ी बेटा ये एक आप उसको कास्ट कह लें या कौम कह लें, ये हिंदुस्तान में एक बसने वाली एक कास्ट है जिनको मारवाड़ी कहा जाता है, या जबान भी है, ये जबान बोलने वाले लोग भी है। तो वो कुछ मारवाड़ी बोलने वाले जो लोग थे वो सवार हुए थे सवारी में, तो इसलिए उनका तस्करा मिलता है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लें बेटा, मैसेज में टाइप कर लें। कयासात, कयास जो है वो कहते हैं अपनी तरफ से कोई बात, कोई रिजल्ट निकाल लेना, कोई नतीजा, जिसको अखज़ करना भी कहते हैं, कोई नतीजा बना लेना, उसको कहते हैं कयास आराई या कयास करना। अपनी तरफ से कुछ सोच लेना, जिस तरह ये मंगू ने किया ना, तो वो कयास आराई यही कर रहा था। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन जल्दी से, शाबाश। किसी वर्ड की मीनिंग? एक वर्ड है पेज नंबर 6 पर है, इस उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया। तो धुंधलके का मतलब, धुंधलका कहते हैं ये जो सुबह सुबह का जो टाइम होता है, जिस जिस वक्त हम अपना सहरी वगैरह करते हैं, तो वो सुबह एक काजिब होती है, एक फजर से पहले हल्की हल्की सी रोशनी आसमान पे जो छाती है उसे कहते हैं धुंधलका। ठीक है बेटा, और इसमें कोई ऐसा वर्ड मुझे नजर नहीं आ रहा। कयासात को आप ख्यालात भी कह सकते हैं। कलगी, शाबाश बेटा सुंदस। कलगी, ये घोड़े के सर पे जो ताज टाइप एक चीज बांधी जाती है घोड़ों के सरों पर, तो उसको कलगी कहते हैं। ठीक है, बाकी ये वर्ड्स वगैरह जो है ना, इसकी मीनिंग पूछी तो नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होनी चाहिए। नश, साथ, ये जो वर्ड पूछा है ये लिखा कहां पर है? नशत।
पेज नंबर 6 पैरा 4 1 2 3 4 लाइन नंबर 2 नशिस्त है बड़ा, नशिस्त पिछली, नशिस्त मतलब पिछली सीट, घोड़ा गाड़ी में जो पिछली सीट होती है, सीट को नशिस्त कहते हैं। जी बड़ा सुंदर ने सही आंसर दिया है। ठीक है बड़ा, आगे चलते हैं, बहुत क्वेश्चंस हो गए, ऐसा ना हो आज का आपका जो है ना वो रह जाए। मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ये बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके, देखें आज हमारी सेकंड क्लास है उर्दू की, और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो भी एक अफसाना है और उसका नाम है चोर। चोर जो सबक है, अफसाना है, इसके राइटर हैं अशफाक अहमद साहब, और ये रिड्यूस सिलेबस में भी शामिल है। पेज नंबर 20 पर ये आपको मिल जाएगा बुक अगर आपके पास है, और इसकी कैटेगरी भी यही है, अफसाना है, सिंफ है इसका अफसाना, और ये माखूज है यानी लिया गया है सफ़र मैना, मैना जो होती है उसका सफ़र मैना से माखूज है, इस किताब से लिया गया है। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी आपके सामने हैं। अफसाना की डेफिनेशन वही रहेगी जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी। अफसाना एक मुख्तसर कहानी को कहते हैं जो हकीकत नहीं होती, लेकिन इस कहानी में हकीकी ज़िंदगी का अक्स भी मौजूद होता है और इंसानी जज्बात की नुमाइंदगी भी होती है। इसको पढ़ने के बाद या सुनने के बाद लगता ऐसा है कि ये कोई रियल स्टोरी थी, लेकिन वो रियल स्टोरी नहीं होती, उसे बनाया गया होता है, फ्रेम किया गया होता है। ये जो अफसाना है चोर, इसका मरकजी किरदार एक चोर है जिसने अपना नाम इस अफसाने में महमूद अली बताया है। इसका मरकजी किरदार चोर हो गया। इम्तिहानात में इस अफसाने में से क्या आ सकता है, खुलासा तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और ये आता भी है, खुलासा आ सकता है और एमसीक्यूज के क्वेश्चन आ सकते हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसका मैं खुलासा आप लोगों के सामने खुलासतन पेश करता हूँ कहानी की सूरत में, याद भी हो जाएगा आपको और बाद में कुछ सवालात होंगे आपसे। देखिए जी, एक चोर जो है वो चोरी की गर्ज से एक घर में दाखिल होता है। थोड़ी सी तलाशी लेने के बाद उसको एक अलमारी नज़र आती है। उस अलमारी की तलाशी लेता है वो, थोड़ी देर में उसको एक लिफाफा मिलता है। उस लिफाफे को खोल के देखता है तो उसमें कड़क कड़क नोट होते हैं और एक खत होता है। तो वो इस पूरे लिफाफे को अपने साथ ले आता है। घर आके जब वो उस लिफाफे को खोलता है तो देखता है उसमें तकरीबन 170 रुपए मौजूद होते हैं और साथ में एक खत भी होता है। उस खत को खोल के जब वो पढ़ता है तो वो खत एक औरत ने, एक खातून ने, जिनका नाम है शकीला बेगम, तो शकीला बेगम नामी खातून ने अपने भाई को लिखा होता है। और उस खत का जो कंटेंट होता है, मतन होता है, वो ये होता है कि उसमें शकीला बेगम ने अपने भाई से नाराज़गी और शिकायत जो है वो की हुई होती है। नाराज़गी का इजहार होता है, लानत मलामत की होती है। तो वो कहती है कि जनाब आपकी दौलत पे लानत हो जो वक्त पर अपनी बहन के काम ना आ सकी। दरअसल उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि शकीला बेगम जो है, जो उस घर में रहती हैं, तो उनका जो बेटा है उसकी तबीयत ख़राब है, उसके दिल का ऑपरेशन होना है। उस ऑपरेशन के लिए कुछ रकम दरकार होती है, तो वो रकम के पैसे जमा करने होते हैं। तो शकीला बेगम अपने भाई से भी दरख्वास्त करती हैं, वो थोड़ा सा मालदार होता है, उनसे कहती हैं कि जी मुझे ज़रूरत है पैसों की, पैसे दे दीजिए। तो वो वक्त पे उसकी मदद नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो नाराज़ होती हैं और अब वो अपने भाई को ख़त लिख रही हैं
और सारा सिनेरियो जो है वो बता रही हैं और कह रही हैं कि बेटे का जो ऑपरेशन होना था तो वो ऑपरेशन के जो अखराजात है वो हमने जमा कर लिए। ऑपरेशन तो मुफ्त हो रहा है और वो ऑपरेशन हो रहा है एक मिलिट्री हॉस्पिटल में और वो फ्री में किया जा रहा है और वो चूंकि दूसरे शहर में हो रहा है, पिंडी में हो रहा है, लिहाजा वहां जाने का, स्टे करने का। वालेकुम अस्सलाम बेटा, लेट हो गए आप। खैर इसकी रिकॉर्डिंग जो है क्लास की वो देख लीजिएगा। तो बस ये जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया है। तो वो डॉक्टर जो है वो फ्री में कर रहा है, लेकिन वहाँ दूसरे शहर में जाना और वहाँ के जो अखराजात वगैरह हैं, ओके बेटा कोई मसला नहीं। तो वो जो अखराजात वगैरह हैं, वहाँ का जो सफ़र वगैरह है, तो वो तकरीबन 170 रुपये उसके लिए दरकार है। वो 170 रुपये हमने घर की कुछ चीज़ें बेच के जमा कर लिए हैं, कुछ उधार वगैरह लेके हमने 170 रुपये बहरहाल जमा कर लिए हैं। अब आपकी वो जो दौलत है या आपने जो पैसे भेजने हैं वो ना भेजिएगा, बल्कि उसके उन पैसों के आप चाहें तो जो बेटी है उसके लिए कंगन वगैरह बना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। लेकिन बहरहाल वो बड़ा लानत मलामत की गई होती है कि खुदा आप जैसे भाइयों से महफूज रखे और आपके का पैसा जो है ना वो हमारे किसी काम का नहीं है, ये एक्स वाई जेड। अब चोर जब इसको पढ़ता है तो उसका ज़रा दिमाग घूम जाता है और उसको एक धचका सा लगता है और उसका ज़मीर जो है वो उसको मलामत करना शुरू कर देता है, गोया उसने चोरी तो वो करता ही था, उसका पेशा था, लेकिन ये जो चोरी की है ये ज़रा ज़रा हट के चोरी की है, तो ये ज़रा इसने नुकसान कर दिया। लिहाजा अब ज़मीर जो है उसका सारी रात उसको सोने नहीं देता, बेचैन मलामत करता रहता है कि तुमने गलत काम किया, लिहाजा ये पैसे लौटाओ। अब अगले दिन सुबह सुबह वो जाता है पैसे लौटाने के लिए, तो देखता है कि उस घर के बाहर जो है वो पुलिस वाले खड़े हुए, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वो दुम दबा के वहाँ से निकल जाता है। और अब उसका ज़मीर उसको मुसलसल परेशान कर रहा है, उसको मलामत कर रहा है कि तुमने गलत काम किया है। अब वो अपने दिल को सुकून देने के लिए, अपने ज़मीर को ज़रा दिलासा देने के लिए निकल जाता है, एक मज़ार पे जाता है और वहाँ जाके कफ़ारे के नवाफिल वगैरह अदा करता है और तौबा वगैरह करता है, लेकिन उसका ज़मीर जो है वो उसको मलामत कर रहा है मुस्तकिल। अब वो कोशिश करता है रात में दोबारा से, जी बेटा पीएचडी की क्लास भी होगी, इस क्लास के बाद होगी, मैं थोड़ा सा टाइम दे दूंगा आपको, उसके बाद फिर क्लास। अब चोर रात में दोबारा वापस आता है उस घर की तरफ कि मैं पैसे लौटा दूं, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती और उसका जो नफ्स है वो आड़े आ जाता है और वो पैसे उसको वापस नहीं करने देता, वो वापस आ जाता है। रात भर फिर उसका ज़मीर जो है उसको मलामत करता है, उसको बुरा भला कहता है। अगले दिन वो दोबारा जाता है और वो दरवाज़ा भी बजाता है और शकीला बेगम का जो शौहर है वो बाहर आता है, जेब में हाथ भी डाले हुए होते हैं कि मैं फ़ौरन से पैसे फेंक कर या कुछ करके उसके हाथ में पकड़ा के मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जब उसके शौहर से मुलाकात होती है और वो हाथ मिलाता है तो अब उसका नफ्स आड़े आ जाता है और अब वो बात बदल देता है। वो कहता है कि मेरा नाम महमूद अली है और मैं फलाने साहब से मिलने के लिए आया हूँ। तो वो कहते हैं कि जनाब आप जो नाम बता रहे हैं वो तो यहाँ पर नहीं रहता। जी बेटा, क्या वो आवाज़ वगैरह नहीं आ रही बड़ी सा? सर उसने लीव कर दिया, पता नहीं क्या उसका नेट इशू होगा। जी बेटा, उसने लीव कर दिया है सर। लीव कर दिया उन्होंने? जी अच्छा, अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं आप। जिसका लीव हो जाए या जिसको प्रॉब्लम हो तो वो फिर रिकॉर्डिंग भी देख सकता है वहीं से, उसमें से कंटिन्यू कर लीजिए। बहरहाल वो चोर जो है बहाना लगा के किसी और का पूछ के वहां से वो वापस चला जाता है। अब 3 दिन मुस्तकिल नफ्स और ज़मीर के दरमियान जो जंग हो रही होती है, चोर उससे बेजार हो जाता है, परेशान हो जाता है। अब वो इरादा करता है कि मैं किसी और दूसरे शहर जो है वो चला जाता हूँ, ज़रा आबो हवा तब्दील होगी, ज़रा हो सकता है मेरे दिमागी सुकून हासिल हो। लेकिन उसके बाद पैसे तो होते नहीं है, यही 170 रुपये होते हैं, इससे वो ज़रा संभाल के रखे हुए होता है। अब वो दूसरे शहर जाने के लिए एक और चोरी करता है, ट्रांजिस्टर चुराता है, उसको बेचता है, जो पैसे मिलते हैं उससे वो कसूर शहर चला जाता है। कसूर शहर जाके
वो कुछ मज़ारों वगैरह पे घूमता है, कुछ उसको सुकून मिलता है, लेकिन रात को जब वो मस्जिद में सोने के लिए जाता है तो उसका ज़मीर उसे हर रात परेशान करता है, उसे कहता है, उसे मलामत करता है, उससे तरह तरह के सवालात करता है। चोर भी उसको अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए उसको जवाबात देता है। वो कहता है ठीक है भाई, जब ज़रूरत पड़ेगी पैसे खर्च कर लूँगा, मेरी कमाई है। और फिर वो जो ख़त होता है उसको भी वो फाड़ के जो है वो फेंक देता है कि ख़त पास नहीं होगा तो ख़यालात भी नहीं आएंगे। बहरहाल वो 4-5 दिन गुजारता है। इन 4-5 दिनों में भी उसका ज़मीर उसे मुसलसल मलामत करता रहता है और नफ्स और ज़मीर के दरमियान जंग चलती रहती है। अब वो 5-6 दिन कसूर में गुजारने के बाद दोबारा वापस आता है और दोबारा उसी शहर में, लाहौर में वापस आकर वो शकीला बेगम के घर की तरफ जब रवाना होता है तो देखता है कि उस गली में से एक जनाजा निकल रहा है। वो उस जनाजे के साथ हो लेता है। जनाजे में लोग बातें कर रहे होते हैं और उस बच्चे का जो बाप होता है वो रो रहा होता है और लोग कह रहे होते हैं कि जनाब ऑपरेशन तो बहुत माइनर सा था और बच्चा ठीक हो जाता, लेकिन क्या करें, उस चोर का जो सारे अखराजात के पैसे ही जो है वो चोरी करके ले गया। तो लोग वहाँ पे उस चोर को बुला बुला भरा कह रहे होते हैं, लानत मलामत कर रहे होते हैं और चोर जो है उसको धचके लग रहे होते हैं और वो बल खा के नीचे भी गिर जाता है। बहरहाल चोर जनाजे के साथ जाता है, कब्रिस्तान में उसको दफनाता है। सारे लोग चले जाते हैं, चोर वहीं बैठा रहता है और वो फिर उन्हीं के जो बच्चे के जो पैसे चुराए हुए होते हैं, उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे खर्च करता है और फूल वगैरह मंगवाता है, कब्र पे डलवाता है, पानी वाले को बुलवाता है, पानी डलवाता है कब्र पे। और उसके बाद उसको गोया ऐसा महसूस होता है कि दिली तौर पे उसको सुकून हासिल हो गया, कोई नेकी उसने कर ली। और उसके बाद वो पहली मर्तबा उन पैसों में से अपने लिए खर्च करता है। पान की दुकान पे जाता है, वहाँ पे पान और कैप्सन की सिगरेट खरीदता है और उसके बाद उसको कुछ सुकून मिलता है और यहाँ पर ये अफसाना जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब आप लोग बताएंगे बेटा कि इस अफसाने का मरकज़ी ख्याल क्या होना चाहिए, जो आप एक लाइन में उसको बता सकें। और मैंने बार बार वो जुमला भी रिपीट किया। जी बेटा। सर रिपीट करें क्वेश्चन, वो आवाज अटक रही थी। क्वेश्चन मेरा ये है कि इस ड्रामे का या इस अफसाने का अगर आप मरकजी ख्याल या मैसेज आप कहें कि क्या मैसेज जो राइटर है वो देना चाह रहे हैं या क्या मरकजी ख्याल हो सकता है एक लाइन या एक जुमले में। वो जुमला मैंने बार बार रिपीट किया। सर कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, इससे आपके नफ्स को सुकून नहीं मिलता। चोरी या ये चोर का जो किरदार है ना, ये तो एक सिंबल है, असल कुछ और है जो हम सब के साथ है। जो जो चीज इस चोर के साथ यहाँ पर हुई है वो हम सब के साथ होती है हमारी आम जिंदगी में, और वही इसका जो है वो हासिल है, सबक भी है, लेसन भी है और वही मरकजी ख्याल भी। अपने नफ्स पे सर काबू रखना जमीर की चाहिए। मलामत, सर जमीर की जो मलामत होती है ना वो है। हाँ, नफ्स और ज़मीर के दरमियान जंग, ये है इस चैप्टर का मरकजी ख्याल कह लें या जो मैसेज जो राइटर देना चाह रहे हैं। देखिए, हमारे नफ्स के और ज़मीर के दरमियान एक जंग है जो चलती रहती है। यहाँ चोर के साथ भी यही हो रहा था कि ज़मीर उसको मलामत कर रहा था कि तुमने बुरा काम किया है, लिहाजा पैसे वापस करो, लेकिन नफ्स हर बार आड़े आ जाता था और वो पैसे वापस नहीं करने देता था, नेकी नहीं करने देता, यहाँ तक कि वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसके हाथ से चली गई। जी, वो बच्चा जो था वो मर ही गया। और उसके बाद देखें, ये जो हमारा नफ्स है ये बड़ा शरारती है, ये हमें तरह तरह से बहलाने की कोशिश करता है और हमें तरह तरह के दिलासे देता है, हमें धोखे में और झूठ में मुब्तला करके रखता है सारी जिंदगी। चोर के साथ भी यही हुआ, उसका नफ्स उसका नफ्स जो है वो उसको धोखा देता रहा, उसके ज़मीर को बार बार वो जवाबात देता रहा, उसको दिलासा देता रहा। इन दी एंड क्या हुआ कि वो नेकी करने का मौका जो था वो हाथ से चला गया, बच्चा भी मर गया और उसके बाद भी वो उसको मुतमईन कर रहा है कि जनाब मैंने कोई नेकी कर दी, उसकी कब्र पे फूल डाल के और पानी डाल के। तो हमारी भी रियल लाइफ में एक्चुअल में ऐसा ही है, हमारा नफ्स जो है वो हमें
तरह तरह के हीले बहानों से धोखे में मुब्तला करके रखता है। अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ की बात की जाए तो आप देखें, सेशन स्टार्ट होता है तो हमारा नफ्स हमें बहलाता है और हमें दिलासे देता है कि भाई अभी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अभी इतना बोझ लेने की क्या ज़रूरत है, पूरा सेशन पड़ा हुआ है भाई, पढ़ लेना, कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पहला महीना गुजरता है, दूसरा महीना गुजरता है, मिड टर्म आते हैं, मिड टर्म में थोड़ी कसर रह जाती है, इतनी मेहनत नहीं करने देता हमारा नफ्स, और वो कहता है कि भाई क्या है, कोई मसला नहीं, मिड टर्म ही है ना, थोड़े नंबर कम आए तो क्या हो गया, आगे आप देखिएगा मैं कैसा ज़रा मेहनत करता हूँ, ज़रा करीब तो आने दें। तो वो देखते 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 क्या टाइम आता है, प्रीलियम्स आ जाते हैं। प्रीलियम्स में भी परफॉर्मेंस वो नहीं होती जो होनी चाहिए, तब भी हमारा नफ्स हमें दिलासा देता है, धोखा देता है, कोई मसला नहीं, प्रीलियम्स ही थे ना, कोई फाइनल टर्म थोड़ी है भाई, क्या हो गया, आ जाएंगे, मेहनत हो जाएगी, आप देखना कैसा रिजल्ट में लेकर आता हूँ प्रीलियम्स। अब जब फाइनल टर्म आ जाते हैं, फाइनल टर्म, अब वो जाहिर सी बात है, पेपर आ गए एक साथ, इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना और बिल्कुल परफेक्ट जो है वो होना, वो बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल वो देखते देखते उमूमन बच्चों के साथ ऐसा ही होता है कि वो पेपर जो है वो काफ़ी बुरे होते हैं, फिर रिजल्ट आ जाता है। अब जब रिजल्ट आता है तब भी अपनी गलती, अपनी कोताही पे नज़र नहीं होती, तब भी नफ्स हमारा हमें धोखा देता है, वो कहता है कि भाई आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपने तो 100% दिया था, आपने तो पेपर ऐसे दिए थे कि जनाब आप तो टॉप करना था आपने। ये सारी बोर्ड वालों की शरारत है, ये सारी पेपर चेक करने वालों की शरारत है, उन्होंने जनाब किसी बात का जो है बदला निकाला है हमसे, वरना तो आप तो पोजीशन लेते लेते रह गए इस दफा। वो जनाब कैसा धोखा में रखता है हमारा नफ्स, ऐसा खेलता है हमारे साथ, हम समझते ही नहीं है उसको। ऐसा होता है या नहीं होता रियल में, आप बताएं। स्टूडेंट लाइफ आपकी मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में से मिसाल निकाली, बच्चे इस तरह का सोचते हैं कि नहीं सोचते? ऐसा ही होता है। तो ये नफ्स है हमारा, इसी को आप थोड़ा सा ले जाएं एज अ मुस्लिम। हमारा नफ्स है वो हमें इबादत करने नहीं देता, रोकता है, वो बोलता है अभी क्या ज़रूरत है भाई इबादत करने की और ये सब कुछ करने की, अभी ज़िंदगी पड़ी हुई है, अभी जो ज़रूरी काम है वो कर लेते हैं, अभी ज़रा पढ़ाई है, पढ़ाई देख लो, इतना ज़्यादा ना, ठीक है बस टाइम मिले तो पढ़ लो नमाज, कोई मसला नहीं, अभी तो मतलब हमारी जो उम्र है वो लाइफ बनाने की है और स्ट्रगल करने की है। तो इस तरह धोखा दे के रखता है वो मुस्तकिल। जी बेटा, इससे फाइट करने का नाम ही जो है वो जो उससे फाइट करता है ना वही, और ज़मीर हमारा मुस्तकिल हमें उस बात की तरफ लेके जाता है। तो हमने उसको कमज़ोर करना है और अपने ज़मीर को जो है वो मजबूत करना है। तो देखते देखते हमारी जवानी जो है वो हमारा शुरू का जो होता है नौजवानी, वो पढ़ने में, अच्छा कैरियर बनाने में निकल जाती है। उसके बाद शादी वगैरह हो जाती है तो फिर वो बीवी बच्चे घर उसको संभालने में ये सारी एज हमारी गुजर जाती है, बच्चों की फ़िक्रें, उनकी शादियाँ। उसके बाद जनाब बुढ़ापे में कहीं जाकर टाइम मिलता है और जब हम इबादत की तरफ जाते हैं तो बेटा फिर वो जिस्म में ताकत नहीं होती, वो क़ुव्वत नहीं होती कि हम सही तौर पे इबादत कर पाएँ। और फिर क्या होता है कि जनाब आखिरी वक्त आ जाता है हमारा, तो नफ्स हमें धोखे में मुब्तला किए रखता है सारी ज़िंदगी। तो बात ये है कि हमारी ज़िंदगी में नफ्स और ज़मीर की एक ऐसी जंग है कि ये जंग मुसलसल जारी रहती है और हम बीच में जो है ना फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता हम क्या करें। इसको काबू पाने का बड़ा तरीका है, हमारे मज़हब ने बिल्कुल बेटा उसी तरीके से हमें दीन दुनिया को दोनों को साथ लेके चलना है और इसी में ही कामयाबी है, इसी में ही जनाब ये दुनिया है, आजमाइश है, और नफ्स है हमारे साथ, शैतान है हमारे साथ जो मुस्तकिल हमें बेकार रहे होते हैं। अभी हमारे ऊपर है हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का तरीक़ेकार भी बताया गया कि नफ्स को कैसे कमज़ोर किया जाता है। नफ्स को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि उसको उसकी ख्वाहिशात के ऊपर ना चला जाए, वो जो ख्वाहिश करता है उसके अगेंस्ट उसके साथ मामला किया जाए। रमज़ान अभी आने वाला है तो रमज़ान आता ही इसीलिए कि नफ्स को कंट्रोल किया जाए, और नफ्स को कंट्रोल करना उसकी ख्वाहिशात को कुचलना है। और रमज़ान में आप देखें हम अपनी जायज़ ख्वाहिशात को, खाना पीना, उसको भी तर्क कर देते हैं और दीगर जो नफ्सानी ख्वाहिश होती है उस पर हम रोक टोक लगाते हैं। तो ये हमारी एक प्रैक्टिस होती है, हमें बताया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है कि आप किस तरह से नफ्स को कंट्रोल में करेंगे। बहरहाल ये हमारे साथ हमारी रियल लाइफ के अंदर अब आप देखें
ये है एक अफसाना, लेकिन इस अफसाने के अंदर जो रियलिटी पेश की गई वो हमारी एक्चुअल जिंदगी से मुताबिकत रखती है, हमारी आम जिंदगी के अंदर वो चीज हो रही है। तो अफसाना होता ही वो ये है कि जो आपके इंसानी जज्बात की जिसमें नुमाइंदगी मौजूद है। अब बेटा असाइनमेंट आप देख लें। असाइनमेंट आपका वही है कि आपको खुलासा याद करके लिखना है, मुकम्मल सबक की आपको रीडिंग करनी है, उसमें से आपने क्वेश्चंस खुद तैयार करने हैं। अब इस दफ़ा जो है आप क्वेश्चन तैयार करके बाकायदा एक पेपर पे तैयार करके, कौन से क्वेश्चंस, एमसीक्यूज के क्वेश्चंस जो हैं वो आप तैयार करके बाकायदा, अब उसमें आपने 4 ऑप्शन नहीं निकालने, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने निकाल लेना है और सामने उसका करेक्ट आंसर आपने लिख लेना है। ये हो जाएगा आपका असाइनमेंट। और फिर पूरे चैप्टर को पढ़ना है और फिर इसमें से मैं क्वेश्चन जिस तरह आज की क्लास में मैंने किए, आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी क्वेश्चन करूंगा ताकि आपकी एमसीक्यूज की प्रिपरेशन होती है। सर इस सबक का खुलासा आता है क्या? जी, इस Important सबक है। का खुलासा भी इम्पोर्टेंट है। अफसाना, जो नया कानून है, और चोर, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं खुलासे के लिए। तो खुलासे में लिखना क्या क्या होता है? हवाला और खुलासा, बाकी पस खुलासे मंजर में वगैरह लिखना। आपको जी हवाला सबक तो नहीं, हवाला मुसन्निफ जो होता है ना वो आप देते हैं कि मुसन्निफ का मुख्तसर सा हवाला, इसका मुसन्निफ कौन है और उसकी अगर कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई टाइटल वाइटल मिला हुआ है, तो वो 2 से 3 लाइनों में आप उसका हवाला देखें, फिर आपने खुलासा लिखना होता है। और खुलासा जो है उसकी अभी जो सवाल इस साल आ रहा है वो 10 नंबर का आ रहा है। इबारत की तशरीह आपने करनी है या आपने खुलासा लिखना है, तो 10 नंबर का है, तो 10 नंबर के लिए एटलीस्ट आप 2.5 से 3 पेज जो है वो आपको लिखने होंगे, जो आपकी एग्जाम की कॉपी होती है। ठीक है बेटा, तो ये जो नोट्स मैंने आपको सेंड किए थे उसमें भी मिल जाएगा आपको, तो कोशिश करना है कि आपने 10 नंबर के लिए उसको करना है। 2 नंबर का आपका शायद हवाला हो जाएगा, तो 8 नंबर आपके बाकी खुलासे। जितने बना सकते हैं बेटा उतने बना लें, कोई वो नहीं है आपके ऊपर कि आपने जनाब 50 एमसीक्यूज बनाने, 100 बनाने, नहीं। अगर आप 5 एमसीक्यूज भी आपको लग रहे हैं तो आप 5 बना लें, 10 लग रहे हैं तो 10 बना लें। बाकी जो ज़रूरी होंगे वो मैं आपसे, जिस तरह आज की क्लास में क्वेश्चंस किए मैंने, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन कर लूँगा। ठीक है, सर डिफरेंट सेंटर के नोट्स में भी इतने सारे एमसीक्यूज होते हैं, वो तो वहाँ से भी हो जाते हैं। वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अच्छा, ये जो अब इसका आज की जो क्लास हुई है ना, आज की क्लास का जो ये असाइनमेंट है वो आपको अब नेक्स्ट वीक जमा कराना है। कल जो आपकी क्लास होगी उसमें नहीं जमा कराओगे आप, नेक्स्ट वीक जमा कराओगे। ठीक है, तो पूरा 1 हफ्ता है आपके पास इसको आज की क्लास का असाइनमेंट तैयार करने के लिए, लेकिन असाइनमेंट तमाम स्टूडेंट्स ने तैयार करना है, और वो जिनका पिछले वीक का रह गया है वो पिछले वीक वाला भी कंप्लीट करके सबमिट करवाएंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही मैं कर रहा हूँ। बाकी उरूजी इस्तिलाहात वगैरह का जो रह गया वो नेक्स्ट क्लास कल हम देखते हैं ना, उसको गज़ल वगैरह को जो होगी वो कल देखेंगे। और अभी मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 10 मिनट में पानी वगैरह पी लें, फ्रेश हो लें, फिर हम, जी बेटा ग्रुप में सेंड करूँगा, फिर हम अपना पीएसटी की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। 10 मिनट के बाद आप पीएसटी की क्लास, ओके बेटा।